प्राचीन समय की बात है। गंधार देश में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम बहुलापति था। इनके राज में प्रजा बहुत सुखी व समृद्धि थी। किसी प्रकार का किसी को कोई दुख नहीं था। राज्य की प्रजा तो सुखी रहती थी, लेकिन राजा बहुलापति के कोई संतान न होने की वजह से दुखी रहते थे। कहते हैं कि दुख का जख्म धीरे धीरे समय के अनुसार कम हो जाता है, क्योंकि राजा बहुलापत के राज दरबार में एक दरबारी यानी सलाहकार मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम दलपति था। मंत्री दलपत के यहाँ एक पुत्री थी जो समय समय पर अपने पिताजी के साथ राज्य दरबार आया जाया करती थी और राजा बहुलापत से काफी घुल मिल गई थी और राजा भी अपने मंत्री की पुत्री को बहुत प्यार करता था और बहुत लाड दुलार करने की वजह से उसे स्नेहा कहा करता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। राजा उम्र के पड़ाव को पार कर रहा था और पुत्री स्नेहा यौनावस्था की ओर बढ़ रही थी। लेकिन यह क्या, राजकुमारी स्नेहा का धीरे धीरे राज्य दरबार में आना जाना कम होने लगा था, क्योंकि इसका कारण मंत्री दलपत का मित्र धनंजय था। धनंजय भी एक आमिर जागीरदार था। एक दिन की बात है, जागीरदार धनंजय अपने मित्र मंत्री दलपत से मिलने उनके घर जाता है, जहां आदर सत्कार हेतु राजकुमारी स्नेहा नाश्ता पानी लाती है। उसी समय जागीरदार धनंजय ने अपने मन में यह सोच लिया कि अपने पुत्र के लिए इससे अच्छी कन्या नहीं मिल सकती है। खूबसूरती की मिसाल थी स्नेहा। खूबसूरती के साथ साथ वह वीर भी थी। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना स्नेहा का मुख्य शौक था। इन्हीं सब कारणों की वजह से जागीरदार धनंजय ने अपने पुत्र के लिए मंत्री दलपत की पुत्री का रिश्ता मांग लिया था और दोनों लोगों की रजामंदी हो गई थी और रिश्ता पक्का हो गया था। एक दिन की बात है कि जागीरदार धनंजय ने अपने खेतों खलिहानों को देखने का मन बनाया और अपने मुनीम के साथ भ्रमण पर निकल चुका था। लेकिन खेतों के पास पहुंचने पर देखता है कि कुछ गडरिया अपनी सैकड़ों हजारों भेड़ों के झुंड को हाँक रहा था। लेकिन जागीरदार धनंजय को ऐसा लगा कि सारी भेड़ों को गडरिया उनके ही खेतों से हाँक रहा है। ए गडरिया रुक, ए गडरिये रुक, रुकता है कि नहीं? तुमने मेरी फसल बर्बाद कर दी है। यही सब कहते हुए बुरे वचन बोलने लगा और गाली गलौज पर उतर आया। गडरिया जागीरदार धनंजय के पास आया और बोला, हुजूर, आपकी फसल को जरा भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जागीरदार कहाँ मानने वाला। उसने अपने मुनीम और लठैतों के सहारे 5 भेड़ों को पकड़ लिया और कहा, हम नुकसान के बदले 5 भेड़ों को लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ मामले का रफा दफा हो गया। गडरियों ने अपनी भेड़ों को खदेड़ते हुए दूर किसी गांव के पास पहुंचे। शाम हो चुकी थी। सूरज की मध्यम मध्यम लालिमा से यह आगाज हो चुका था कि दिन ढल चुका है। पंछियों की चहचहाहट और भेड़ों की मिमियाहट से शाम का वातावरण में अजीब सी खुमारी छा रही थी। गडरिया के साथ उसका पुत्र भी था। पुत्र एकदम गभरू जवान गठीला बदन का स्वामी था। पुत्र ने अपने पिता से पूछा, आर्य पिता, सायं के भोजन की क्या व्यवस्था की जाए? गडरिया पिता ने कहा, जो रोज व्यवस्था होती है उसी तरह आज भी होगी। जाओ, इसी पास के गांव से कुछ अनाज पानी ले आओ, और हाँ, जिसके पास से अनाज पानी लाना तो उसको यह जरूर बता देना कि इसके बदले में हम अपनी भेड़ों को रात भर उनके ही खेतों में बैठाएंगे, जिससे भेड़ों की मीनगी या लेड़ी से खेतों में उर्वरक खाद बन जाएगी और फसल भी अच्छी होगी। इतना सुनकर पुत्र गांव की तरफ चल दिया और गांव से कुछ कच्चा राशन ले आया। आग जली, भौंरी लगी और बाप बेटे ने इच्छा भर के खाया
और बारी बारी से सोते जागते रहे। कोई हिंसक जानवर आए तो साथ में पाले हुए 5 कुत्ते भौंकने लगते थे, जिससे हिंसक जानवर भाग जाते थे। चिड़ियों की चहचहाहट और भेड़ों की मिमियाहट से सुबह हुई ही थी कि 8 से 10 आदमी लाठी लेकर उनकी तरफ आ रहे थे। पास आने पर राम जुहार हुई और सब गांव वालों ने एक साथ कहा कि हे आर्यपुत्र, एक एक दिन के लिए हमारे भी खेतों में भेड़ों को बैठा दीजिए। 10-15 दिन यहीं रुकिए, खाने का अनाज पानी हम देते रहेंगे। अब गडरिया बाप बेटे कुछ देर मौन रहकर हाँ में सिर हिला दिया। ये गांव कोई और नहीं बल्कि राजा के मंत्री दलपत का ही था, और शाम को जो कच्चा राशन अनाज पानी आया था वह मंत्री दलपत के यहाँ से ही आया था। खैर चलो कोई बात नहीं। अब गडरिया पिता पुत्र हमेशा की तरह सुबह भेड़ों को लेकर जंगलों, चारागाहों और नदियों की तरफ निकल जाते। सारा दिन चराते और शाम को फिर वापस आ जाते, और शाम को मंत्री दलपत के यहाँ जाते और खाने का राशन ले आते। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। अब आर्यपुत्र गडरिया और राशन देने वाले गांव के लोग काफी घुल मिल गए थे। इससे ज्यादा तो लगाव मंत्री दलपत और उनकी पुत्री स्नेहा का हो गया था। सभी बड़ा खुश थे। शाम को आर्यपुत्र गडरिया रागों की रागनी छेड़ देते थे। पूरा आनंद का माहौल था। अपने ना होकर भी अपनापन का एहसास होता था। परदेशियों का समय ऐसा ही कट जाता था। लेकिन यह क्या, एक दिन जब आर्यपुत्र गडरिया कच्चा राशन मांगने मंत्री दलपत के यहाँ गए तो देखते हैं कि मंत्री दलपत बहुत उदास है, और साथ में उनकी बेटी स्नेहा भी। ज्यादा जोर देकर पूछा गया तो मंत्री दलपत ने कहा कि हमने अपनी पुत्री का रिश्ता जागीरदार धनंजय के पुत्र से पक्का कर दिया था। जो लेने देने की रस्म होती है वह सब तय हो गया था। लेकिन आज मेरा मित्र जागीरदार आया था और 1000 स्वर्ण मुद्राएं अधिक मांग रहा था। मैंने मना किया कि इतना धन मेरे पास नहीं है, लेकिन जागीरदार धनंजय मानने को तैयार नहीं, और मैं राजा बहुलापत से ये बात कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्नेहा को पुत्री की भांत प्यार दुलार किया है। बड़े असमंजस की स्थिति में हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। खैर छोड़ो आर्यपुत्र इन बातों को। जो स्नेहा पुत्री की नसीब में होगा वही मिलेगा। और हाँ, यह राशन लो और जाकर बनाओ खाओ। गडरिया पुत्र राशन लेकर आया और अपने पिताजी को सारी बात बता दी कि कैसे मंत्री दलपत और उनकी पुत्री स्नेहा दुखी हैं। सारी बात सुनकर आर्यपुत्र गडरिया ने अपने पुत्र की ओर देखा और कहा कि हमारे पूर्वज भोले शंकर ने सोने की लंका माँ पार्वती के लिए बनवाई थी, लेकिन उस लंका में माँ पार्वती और भोले शंकर एक दिन भी नहीं रह पाए, क्योंकि रावण के पिता ने दान स्वरूप सोने की लंका को मांग लिया था, और हमारे पूर्वज भोले शंकर ने दान दे भी दिया था बगैर सोचे समझे। हम पिता पुत्र तो 15 दिनों से उनका अनाज खा रहे हैं। बेटी स्नेहा का घर बसे, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। जाओ मंत्री दलपत से बोल दो कि अपनी पुत्री स्नेहा का विवाह नियत तय समय पर ही करें। गडरिया पुत्र तुरंत उल्टे पांव वापस जाकर मंत्री दलपत को सब बातें बताईं और कहा, मंत्री जी तुम निश्चिंत रहो, यह आर्यपुत्र का वचन है। इतनी बात कहकर वापस आ गया। सुबह हुई तो 1000 भेड़ों में से 500 भेड़े पुत्र चराने चला गया, और आर्यपुत्र गडरिया 500 भेड़े ले जाकर गांधार राज्य के बाजार में बेच आया। विवाह का समय निकट आ गया। बारात द्वार पर आ गई। तभी जागीरदार धनंजय ने अपने मित्र दलपत से 1000 स्वर्ण मुद्राओं को देने की बात कही। मंत्री दलपत जी इधर उधर झांक ही रहे थे, तभी आर्यपुत्र गडरिया आ गया और मंत्री दलपत का हाथ पकड़कर
एक किनारे ले जाकर स्वर्ण मुद्राओं की पोटली थमा दी। ऐसा करते हुए जागीरदार धनंजय ने देख लिया था, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोला। पूरा विवाह समारोह संपन्न हो गया। लड़की की विदाई की तैयारी चल रही थी। तभी बीच में जागीरदार धनंजय मंत्री दलपत के पास आया और बोला, इस गडरिये को आप कैसे जानते हो? इसने तो हमारे खेतों का नुकसान कर दिया था और मैंने सजा के तौर पर 5 भेड़ें पकड़ ली थी। और हाँ, इसने तुम्हें कुछ पोटली में दिया है। क्या था पोटली में? मंत्री दलपत का गला रुंध गया और भरभराती आवाज में बोले, हाँ, इसने पोटली में दिया था। वह था इंसानियत, प्यार और मित्रता जो मैंने आपको दी है। यह वही पोटली है आर्यपुत्र गडरिया की। इसी के साथ वह अपने मित्र जागीरदार धनंजय के कंधों में सिर रख के रोने लगे। जागीरदार धनंजय को काटो तो खून नहीं, पूरा आवाक रह गए, जैसे कोई माटी का पुतला खड़ा है। जब चेतना लौटी तो जागीरदार ने अपने मित्र से पूछा, कहाँ है वह आर्यपुत्र गडरिया? चलो उस भगवान से हमें मिला दो। जल्दी जल्दी दोनों उस आर्यपुत्र गडरिया के पास पहुंचे और पहुंचते ही जागीरदार धनंजय आर्यपुत्र गडरिया के चरणों में गिर गए और बार बार यही कहते रहे, हे भोले शंकर, हमें माफ कर दो। किसी तरह मंत्री दलपत ने जागीरदार धनंजय को आर्यपुत्र गडरिया के चरणों से अलग किया। बाद में जब सब ठीक ठाक हो गया तो फिर दोबारा से जागीरदार धनंजय ने मूंछों पर ताव फेरा और बोला, देख दलपति, अगर तूने मेरी एक बात और नहीं मानी तो तेरी बेटी को मैं विदा करा के नहीं ले जाऊंगा। अब मंत्री दलपत को काटो तो खून नहीं। सोच में पड़ गए कि अब क्या कमी रह गई। तभी जागीरदार धनंजय बीच में बोल पड़े और कहा, देख दलपत, आर्यपुत्र गडरिया। तभी दलपत ने बहुत जोर से जागीरदार धनंजय को चिहुटा, क्या आर्यपुत्र गडरिया लगा रखा है। तभी जागीरदार धनंजय ने सब एक सांस में कह डाला, मैं आर्यपुत्र गडरिया के पुत्र से अपनी पुत्री सुलक्षणा का विवाह करना चाहता हूँ। सभी बड़े जोर शोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। सभी जोर से बोलो, भोले शंकर भगवान की जय। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स जरूर करें और हाँ, ऐसी ही मनमोहक वीडियो पाने के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।